पूर्वे स्वान्तस्तमो विघातार्थं सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशांग जिनवानी माता की जय। कर्णन योग ग्रंथराज की जय। क्लास शुरू कर लें कि पहले प्रश्न लेना है? आंटी अभी तो किसी ने हाथ रेज नहीं किया है। वो कल तुम बोल रही थी ना कि कई प्रश्न रह गए। हाँ, अगर किसी को क्वेश्चंस है तो पूछ लीजिए अभी। आंटी किसी ने हैंड रेज नहीं किया है। ठीक है। हम लोगों ने कल पढ़ा था अवधि ज्ञान के बारे में। अवधि ज्ञान अच्छा, किसे कहते हैं? आंटी हैंड रेज आया है अभी, तो एक बार क्वेश्चंस ही ले लेते हैं। हीरा आंटी। हाँ, मैं बोल रही थी ललिता जी, जय जिनेन्द्र। वो जो आप एक बार अष्ट निमित्तिक के लिए जो बोल रहे थे, वो अंतरिक्ष भौम, ये तो वो किस में आते हैं वो निमित्त ज्ञान? वैसे तो वो अष्टांग रिद्धि में ही है, लेकिन इन सबों को देख करके अभी वो निमित्त ज्ञानी भी बोल देते हैं। वैसे वो निमित्त ज्ञान रिद्धि, जो रिद्धि अपने लोग चढ़ाते हैं ना रोज 64 रिद्धि का है ना, उसमें अष्टांग महानिमित्त है ना, वही अष्टांग महानिमित्त है वो। लेकिन वो महानिमित्त है, उस निमित्त के सहारे से अभी भी जो ज्ञान चलता है वो अभी रिद्धि तो किसी को हो नहीं सकती है। तो निमित्तों के सहारे से लोगों ने, जिसने पढ़ाई की है, थोड़ा सा निमित्त ज्ञान की पढ़ाई भी कर लेते हैं। मुनि महाराज लोगों तो ऐसे ही भी हो जाता है, तो वो लोग करते हैं। ये रिद्धि बोल के अभी नहीं होती है, वास्तव में तो अष्टांग महानिमित्त रिद्धि है। अच्छा, जो साधारण लोग बता देते हैं लक्षण देख के, तो उनको तो निमित्त है। थोड़ी बहुत सारी बातें तो अपने लोग की माँ दादी लोग ही बता देती है, कितनी चीजों को देखते हुए, है ना, बहुत सारी चीजों को। तो वो बस ऐसे थोड़ा सा परंपरा से चलते आ रहा है, उसको थोड़ा हो जाता है। किसी किसी को थोड़ा सा ज्ञान का क्षय उपशम अच्छा होने से हो जाता है, क्योंकि रिद्धि तो अभी इस काल में किसी के है नहीं। और जो कभी कभी सुनने में आता है कि अपने पिछले जन्म की बात याद करके बता रहा, वो क्या है? वो सच है या कुछ है या नहीं है? नहीं, हो सकता हो, क्यों नहीं सकता है। अब किसी का ऐसा ज्ञान का क्षय उपशम बनता हो तो हो सकता है, ऐसा कुछ बात नहीं है। ऐसा कुछ है ना, जैसे भाई बहुत से को बहुत जो मुनि मानते हैं, बहुतों को पिछला भाव याद आता है, अपने लोग पढ़ते ही वर्तमान योग में। अब अभी जो बहुत सारी चर्चाएं आती रहती है, जब कभी न्यूज में आता रहता है, और फिर लोग खोजते भी हैं जाके, वो सही भी रहता है, होता होगा ऐसा। हाँ, इसका कोई ऐसा कोई शास्त्रों में बाधा नहीं आई कि पंचम काल में किसी को पिछला भाव याद नहीं आएगा। ऐसा कहीं लिखा हुआ कहीं बाधक तत्व तो नहीं आया है पढ़ने में। न तो ये आया कि पंचम काल में होगा, न ये आया है कि पंचम काल में किसी ऐसे साधारण मनुष्य को अपना भाव नहीं याद आएगा, ऐसा बोल के कुछ। आज जो तीर्थंकर वगैरह को आता है तो चतुर्थ गुण स्थान वर्ती तो रहते हैं। उस समय तो बेसी से बेसी वो ले लेते होंगे, देश संयम ले लेते होंगे। 8 वर्ष के बाद देश संयम तो उनका खैर हो ही जाता है, 5वें गुण स्थान वर्ती हो जाते हैं। तो उनको देखिए पिछला भाव याद आता ही है, बहुत सारे तीर्थंकर को तो आता होगा। इसमें कोई बाधा ऐसा कुछ पढ़ने को मिला नहीं, शास्त्रों में कोई बाधा मिली नहीं कि भाई नहीं हो सकता है। ठीक, यही पूछना था मैंने। ठीक है, जय जिनेन्द्र। उषा आंटी। जय जिनेन्द्र ललिता जी। आवाज बहुत समस्या आ रही है। जय जिनेन्द्र ललिता जी, आवाज आ रही है? आ रही है आंटी। वो एक बात पूछी थी ललिता जी, जो उन्होंने प्रश्न नंबर 154 में बताया था ना, जीवा मूल्य ये दुख आ जाता है। हाँ, तो ये सूत्र जी में पढ़ने में आया, तो ये दुख उपद्य मानिए में जैसे दुख प्रणिधाना नादर है, दुख पक्का हारा, ये आ जाएगा क्या उसका उदाहरण? नहीं क्या चीज बोल रहे हैं आप? जो वो सूत्र तत्वार सूत्र का, तत्वार सूत्र में 7वें अध्याय में लास्ट में आता है ना, दुख प्रणिधाना नादर, एक ये दुख पक्का हारा, तो ये इसका उदाहरण आ जाएगा? नहीं, इसमें केवल दुख दु वाला तो दुख वाला आ जाएगा उदाहरण, लेकिन प वाला नहीं आएगा। जो आप उपद उसका कह रहे हैं ना, तो उपदमानीय का नहीं होगा वो। वहां पर प का थोड़ी फ कब ये उच्चारण बनेगा? जैसे दुख में कब बन रहा है?
ख है और क का उच्चारण बन रहा है। वैसे फ ओ फ है, फ रहे और प का उच्चारण बने तब कहलाएगा उपधमानीय। अच्छा, दुप जैसे दुप प्रणिधाना नादर आता है, एक आता है दुप पक पहारा, ये नहीं आएगा ना? दू पक्वा हारा है वहां पर, नहीं है ना। फ रहने से थोड़ा प का उच्चारण आता है, उसको उपधमानीय कहते हैं। ठीक है, जय जिनेंद्र दा। जय जिनेंद्र। मंजू आंटी। हाँ, ललिता जी, ये श्रुत ज्ञान से ही था। ये अपने इकट्ठी प्रमाण तो ये आ गई है 20 वाली संख्या, फिर ये 16 मध्यम पद क्या हुआ? ये 155 में है ना कि ये मध्यम पद के अक्षरों का प्रमाण है, तो मध्यम पद क्यों लिखा है यहाँ? एक पद में 16, अच्छा ये क्या मध्यम? 1634 करोड़ हाँ, 83 लाख है ना, 7000। जितना भी देखिए, ये मतलब जिनवाणी के हिसाब से एक होता है उत्कृष्ट पद, एक मध्यम, एक जघन्य पद। हाँ, हाँ। तो जितना भी सूत्र रचा गया है वो मध्यम पद में रचा गया है। अब अच्छा। मध्यम पद जैसे होता ना भक्तामर स्तोत्र अपना, उसमें बसंत तिलिका में है, तो कहते हैं ना भाई 14-14 हर पद में 14-14 अक्षर होना चाहिए। फिर क्यों बोलते भाई 14-14 क्यों बोलते, 18-18 बोलते? तो ये कि ये नियम है कि श्रुति जितना भी रचा गया मध्यम, अब अपने जितना भी पढ़ाई चलेगी, चाहे वो लेशिया चले, चाहे आयुबंध का चले, प्राय करके ना हर चीज मध्यम में ही आती है। सारा चीज, सारे परिणाम मध्यम परिणामों से ही सब चीज होता है। यहाँ मध्यम मध्यम पद में ही पूरी श्रुतवाणी लिखी गई है, उत्कृष्ट में भी नहीं लिखी गई है और जघन्य में भी नहीं लिखी अच्छा, गई। फिर ये अंग बाह्य के अक्षरों का प्रमाण है ना, 8 करोड़ 1 लाख 8175, मतलब जो माइनस किया नीचे बचा वो सिर्फ अंग बाह्य, और वो सारा अंग प्रविष्ट हुआ क्या उसके बाद? पहले वाला सब? हाँ, पहले वाला सब अंग प्रविष्ट, उससे अंग प्रविष्ट रचा गया और अंग बाह्य बचे हुए अक्षरों से रचे गए। मतलब ये इतने ही है क्या? अंग बाह्य में तो 8 करोड़ 1 लाख 8175 जो है अंग बाह्य जो उन्होंने रचा, आरातीय ने जो पहले गौतम गंधर्व के शिष्य, उन्होंने इतने पदों से रचा, क्योंकि भी लिखा हुआ ना अंग बाह्य के अक्षरों का प्रमाण। लेकिन अभी जितने वो सारे आ जाते हैं ना, अपने लोग जाने ना कि भाई उनके शिष्य प्रशिष्य, फिर परंपरा से जितने भी चले आ रहे हैं, आचार्य श्री विद्यासागर जी हैं और भी जो भी जितनी भी लोग लेखनी, जितना भी लोग लिखते हैं, वो सभी चीज उसी में आ जाएगा ना। उसमें ये नहीं आएगा। इसमें तो जो आरातीय ने लिखा है ना, जो भेद आया था अंग बाह्य का, सामायिक, चतुर्विसंति, अस्तव, ये सब जो आया था उसके लिए है ये। और अभी जो लिखा रहा है वो तो बाकी बचे हुए सब 11 अंग में चले गए, ये इतने हैं जो अंग बाह्य में बचे हैं। हाँ, अंग बाह्य में बचे। हाँ, वो ही पूछ रही थी। द्वादशांग में, अंग बाह्य में नहीं, द्वादशांग में। हाँ, द्वादशांग में रचा गया। द्वादशांग में। आंटी हो गए क्वेश्चंस? हाँ, चलो ठीक है। हम लोग अवधि ज्ञान फिर से समझते हैं। कल अवधि ज्ञान चला था। अवधि ज्ञान किसे कहते हैं? तो अवधि ज्ञानावरण के क्षयोपम से 157, अवधि ज्ञानावरण के 157 नंबर प्रश्न है। अवधि ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपम से द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा जिसके विषय की सीमा हो, यानी द्रव्य की भी सीमा हो, क्षेत्र की भी हो, काल की भी हो और भाव की भी हो, उस सीमा सहित जो ज्ञान होता है वो अवधि ज्ञान कहलाता है। ये अवधि ज्ञान किससे होता है? तो आचार्यों ने बताया कि आत्मा से होता है। ये न तो इंद्रियों से होता है, न कोई प्रकाश वगैरह की जरूरत से इसकी सहायता की इसमें जरूरत पड़ती है। वो अवधि ज्ञान कितने प्रकार का होता है? तो सबसे बोले भव प्रत्यय, दूसरा बोले गुण प्रत्यय। भव प्रत्यय किससे कहते हैं? जिसका कारण भव ही हो, जिसका निमित्त भव ही हो, जो भव के कारण से हो, उसको भव निमित्तक कहे। इसमें देव और नारकी तो है ही है, और तीर्थंकर की सत्ता वाले जीव भी हैं, इनको भव प्रत्यय ज्ञान होता है। गुण प्रत्यय से इनको होता है जो सम्यक दर्शन आदि अथवा तपश्चरण आदि के गुणों के निमित्त से होता है, वह गुण प्रत्यय कहलाता है। भव प्रत्यय ज्ञान, अवधि ज्ञान कहाँ से लगाते हैं? तो आचार्य कहते हैं ये सर्वांग से होता है। गुण प्रत्यय ध्यान अवधि ज्ञान कहाँ से होता है? तो बोलते ये शरीर नाभि के ऊपर सम्यक दृष्टि के नाभि के विभंगा अवधि के जो चिन्ह होते हैं
वो नाभि से नीचे होते हैं। सम्यक दृष्टि के जो चिन्ह होते हैं वो नाभि से ऊपर होते हैं। कलश, श्री, वत्स, साथिया आदि चिन्ह होते हैं। उस चिन्ह पर जो आत्म प्रदेश पाए जाते हैं उनके द्वारा ध्यान लगा करके उन आत्म प्रदेशों के द्वारा अवधि ज्ञानी अवधि ज्ञान लगाते हैं और बातों को बताते हैं। ये क्षय उपशम निमित्त होता है। जो गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान है, क्षय उपशम से हम क्या समझे, जिसका जितना क्षय उपशम है, यानी जितना जिसके सर्वघाती स्पर्धकों का क्षय है और देशघाती प्रकृति का जितना ज्यादा उदय है, उसको उतना ज्यादा अवधि ज्ञान है। गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान के कितने भेद हैं? गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान के 6 भेद बताए। अनुगामी, जो अपने स्वामी को यानी जीव के साथ जाए उसे अनुगामी कहते हैं। अनुगामी के उन्होंने 3 भेद किए, एक तो क्षेत्र, एक भव और एक क्षेत्र भव, दोनों में जो जाए। क्षेत्र का मतलब कोई कलकत्ता में अवधि ज्ञानी है, वो बेंगलोर गया, फिर भी उसके साथ वो ज्ञान चला गया, बेंगलोर में भी उसके वो ज्ञान काम आ रहा है। भव से मतलब अभी मनुष्य भाव में है या देव भाव में है, मनुष्य में आया फिर भी उसको अवधि ज्ञान रह गया, उसको कहते हैं भाव प्रत्यय। और जो दोनों जगह साथ जाता है, अनुगामी माने अनुसरण करना, जो दोनों जगह साथ जाता है उसको उभय अनुगामी कहा गया। फिर अनुगामी, जो स्वामी जीव के साथ न जाए उसको कहा गया अनुगामी। उसी तरह से जो एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में न जाए, एक भाव से दूसरे भाव में नहीं जाए, अथवा दोनों में नहीं जाए, उसको अनुगामी कहते हैं। फिर उन्होंने कहा वर्धमान, जो शुक्ल पक्ष में चंद्रमा जैसे बढ़ता है वैसे बढ़ता ही जाए अवधि ज्ञान, उसको कहा दिया वर्धमान अवधि ज्ञान। और जो कृष्ण पक्ष के चंद्रमा की तरह धीरे धीरे घटता ही जाए, उसको कहा हीयमान। अवस्थित, जैसे सूर्य मंडल कभी छोटा बड़ा नहीं होता, जो सूर्य मंडल के समान न कभी घटे न कभी बढ़े, उसको अवस्थित अवधि ज्ञान कहा गया। अनवस्थित, जो चंद्र मंडल के समान कभी चंद्रमा छोटा होता है कभी बड़ा होता है, तो इस तरह से चंद्र मंडल के समान जो कभी कम हो कभी ज्यादा हो, उसको अनवस्थित कहते हैं। अनवस्थित और वर्धमान हीयमान में अंतर क्या पड़ रहा है? वर्धमान तो बढ़ता ही जाता है, हीयमान घटता ही जाता है, लेकिन जो अनवस्थित रहता है वो कभी बढ़ता है कभी घटता है, कभी बढ़ता है कभी घटता है। इसको सागर की लहरों के जैसे भी कहते हैं, कभी लहर बहुत ऊंची चढ़ती है, कभी लहर थोड़ी नीची चढ़ती है, इसको सागर की लहरों से भी उपमा दी जाती है। अन्य प्रकार के अवधि ज्ञान के कितने भेद हैं? अवधि ज्ञान के 3 भेद हैं, देशावधि, परमावधि, सर्वावधि। देशावधि ज्ञान चारों गतियों में हो सकता है। जो भव प्रत्यय ज्ञान है वो देशा अवधि ही है। परमावधि और सर्वावधि ज्ञान खाली मुनि महाराज को होता है, मुनि मनुष्य ही बन पाते हैं, इसलिए केवल मनुष्य भव में होता है। चरम शरीरी को होता है, जिनको यह अवधि ज्ञान होगा वो नियम से उसी भाव से मोक्ष जाएंगे, अन्य को नहीं होता है। देशावधि क्या अवधि, परमावधि सर्वावधि होने के बाद नहीं छूटता है, लेकिन देशावधि होने के बाद छूट सकता है। कोई पूछे भाई परमावधि सर्वावधि नहीं छूटता तो क्या केवल ज्ञान होने के बाद भी बना रहता है? नहीं, केवल ज्ञान होने तक बना रहता है, केवल ज्ञान होने के पहले छूटता नहीं है। केवल ज्ञान होने के बाद तो चारों ज्ञान छूट जाते हैं। बहुत सारे लोग इसमें ऐसे कह देते हैं चारों ज्ञान केवल ज्ञान में समाहित हो गए, ऐसी बात नहीं है। चारों ज्ञान विलोप हो जाते हैं, जरूरत ही नहीं रहती है, छूट जाते हैं, इसका नाम छूटना है, न कि केवल ज्ञान में विलीन होने की बात है, छूटना ही होता है। देशावधि ज्ञान भव प्रत्यय गुण प्रत्यय दोनों तरह का होता है। देशावधि ज्ञान भव प्रत्यय, जिनको भाव ही कारण है, जैसे नरक में, देव में और तीर्थंकर को, तो ये कहते हैं देशावधि ज्ञान। अगुण प्रत्यय होता ही है तपस्या वगैरह के करने से, तो कहते हैं देशावधि ज्ञान भव प्रत्यय गुण प्रत्यय दोनों तरह का होता है। भव प्रत्यय अवधि ज्ञान देशावधि ही होता है, यानी भव ही जिसमें कारण है, भव के कारण जो अवधि ज्ञान होता है वो अवधि ज्ञान देशा अवधि है। जिस समय तीर्थंकर जन्म लेते हैं, यद्यपि वो उसी भाव से मोक्ष जाने वाले हैं,
लेकिन परमावधि सर्वावधि उनको गृहस्थ अवस्था में नहीं होता है। किनको होता है देशावधि परमावधि? हम जान चुके हैं कि मुनि अवस्था में होता है, इसलिए चाहे वो तीर्थंकर ही क्यों ना हो, उनको होता नहीं है। अब सबकी सीमा पूछ रहे हैं कि कितना कितना विषय है। विषय मतलब कितनी कितनी बातों को जानते हैं, अवधि ज्ञान कितनी कितनी बातों को जानते हैं। तो कहते हैं जघन्य देशावधि का द्रव्य क्षेत्र काल और भाव की अपेक्षा कितना विषय है? तो कहते हैं मध्यम योग। हम लोग योग जानते हैं, मन वचन काय की क्रिया से जो आत्मा के प्रदेशों में परिस्पंदन होता है उसको योग कहते हैं। उस योग के द्वारा आश्रय होता है नो कर्म परमाणुओं का और कर्म परमाणुओं का। तो कहते हैं मध्यम, वो योग बोला मध्यम योग के द्वारा। अभी आपने मध्यम पद पूछा था ना, आप पूरा किताब है हम लोग खत्म कर लेंगे, सब जगह हम लोग को मध्यम ही मिलेगा, हर चीज में मध्यम की बात आएगी। मध्यम योग के द्वारा संचित मन इकट्ठा करना विश्रोपचय सहित, विश्रोपचय हम लोग जान चुके हैं, आत्मा के प्रदेशों पर अनंतानंत परमाणु कर्म रूप होकर के स्थित हैं। उन कर्म परमाणुओं पर अनंतानंत पुद्गल वर्गनाएं, इनको कर्म परमाणु नहीं कह सकते हैं, इनको पुद्गल परमाणु कहेंगे, जिनमें कर्म रूप बदलने की शक्ति है। ऐसे पुद्गल परमाणु अनंत बैठे हुए हैं। नो कर्म भी बैठे हुए, नो कर्म परमाणु भी बैठे हुए हैं और कर्म परमाणु भी बैठे हुए हैं। यहाँ पर शंका हो सकती कि नो कर्म परमाणुओं का अब क्या काम है, हम लोग का तो शरीर पूरा बन गया। इस शरीर के अवस्थित रहने के लिए, इसके लिए नो कर्म परमाणु हमेशा आते रहते हैं, हमेशा जीव ग्रहण करता रहता है नो कर्म परमाणुओं को। तो यहाँ पर कौन से परमाणुओं का संचय ले रहे हैं? केवल नो कर्म वर्गना के संचय में। विश्रोपचय सहित जितनी भी कोई अवधि ज्ञानी जीव है, उसके विश्रोपचय नो कर्म वर्गनाओं का जितना समूह है, किसके साथ? जो कर्म रूप परिणत हो रखे हैं, वो भी जो कर्म रूप परिणत हो रखे हैं उनका भी, और जो कर्म रूप परिणत नहीं हो रखे हैं, कर्म रूप परिणत होने के लिए तैयार खड़े हैं, उन विश्रोपचय सहित केवल नो कर्म परमाणुओं का संचय में लोक का भाग देने पर, हम लोगों ने कल जाना था 7 राजू जगत श्रेणी होती है, जगत श्रेणी गुना जगत श्रेणी, यानी जगत श्रेणी स्क्वायर इज इक्वल टू जगत प्रतर, जगत प्रतर गुना जगत श्रेणी यानी लोक कहलाता है। जगत प्रतर गुना जगत प्रतर, और जगत प्रतर इंटू जगत श्रेणी इज इक्वल टू लोक। जगत श्रेणी कितनी है? 7 राजू। 7 राजू को 7 राजू से मल्टीप्लाई करे तो जगत प्रतर हुआ, और जगत प्रतर को फिर जगत श्रेणी से गुना करेंगे तो लोक हो जाएगा। जगत प्रतर 7 गुना 7 है, फिर जगत श्रेणी 7 है, तो 7 गुना 7 गुना 7 यानी 343। 3 चीज जब एक जैसी मल्टीप्लाई होती है तो उसका नाम घन हो जाता है। 3 संख्या जहाँ मल्टीप्लाई की जाती है उसका उच्चारण घन में हो जाता है, यानी 343 घन राजू। तो कह रहे हैं उस नो कर्म वर्गनाओं में 343 से भाग देने पर जो लब्ध प्राप्त हो, जो वो भागफल आएगा, उतने द्रव्य को जघन्य देशावधि ज्ञान जानता है। हम लोग ये द्रव्य बड़ा है कि छोटा है? छोटा है आंटी। बड़ा है। बड़ा है। बड़ा है। बड़ा है। बड़ा है। बड़ा। हाँ, एक मिनट। हाँ, ये जो देशावधि का जघन्य विषय द्रव्य बताया, जघन्य ज्ञान जघन्य देशावधि का ज्ञान की चर्चा चल रही है। हम लोगों ने कल बहुत बढ़िया से समझा था। अब मैं यहाँ पर प्रश्न कर रही हूँ कि जो वो द्रव्य जान रहा है ये जघन्य देशावधि है, इसके बाद उत्कृष्ट देशावधि होगा अथवा मध्यम देशावधि होगा, उत्कृष्ट देशावधि होगा, फिर परमावधि, सर्वावधि, ये जितने भी ज्ञान अवधि ज्ञान हैं, जितने भी प्रकार के, उन सब में ये द्रव्य जो यहाँ बताया गया, उन सब में होने वाले द्रव्य के अवधि ज्ञान से कम है कि ज्यादा है? ये द्रव्य इनका छोटा है कि बड़ा है?
इनमें जो है ना हाँ। आगे आगे जो द्रव्य है वो कम होता जाएगा। आगे आगे द्रव्य कम, जितना ज्यादा ज्ञान बढ़ता जाएगा उतना द्रव्य सूक्ष्म छोटा होता जाएगा। देशावधि में अधिक होता है और आगे आगे बढ़ते बढ़ते कम कम होता जाता है द्रव्य। एक केवल द्रव्य ऐसा है जिसका मैंने उदाहरण दिया था कि मान लो कोई जघन्य देशावधि ज्ञानी मुनि महाराज हैं, हम उनके पास जाके कहें महाराज जी मेरे अंगूठी का एक नग गिर गया, आप बता दीजिए। महाराज कहेंगे नहीं, मैं इतना इतनी छोटी वस्तु को नहीं बता सकता, मेरा ज्ञान इतना नहीं है, मैं तो कम से कम 1 इंच या 2 इंच की वस्तु को बता सकता हूँ। यानी वो स्थूल वस्तु को, ज्यादा बड़ी वस्तु को, ये जो बड़ापन जो है ये केवल द्रव्य में है, बाकी चीजों में कम है, कम से आगे बढ़ेगा और यहाँ ज्यादा से कम होगा, यानी स्थूल से सूक्ष्म होगा। ज्यादा से कम होने का मतलब जितना स्थूल, जैसे जैसे सर्वावधि परमावधि में चले जाते हैं तो वहां तो कारमान वर्गनाओं को ही देख लेते, इतनी सूक्ष्म होती है उनको, लेकिन ये महाराज जघन्य देशावधि वाले नहीं देख सकते हैं। तो इस तरह से द्रव्य में हम लोग जो समझेंगे वो ये समझेंगे कि आगे आगे का द्रव्य सूक्ष्म होता जाएगा, छोटा होता जाएगा, और बाकी जो क्षेत्र काल और भाव ये इनकी मर्यादा, इनकी सीमा, इनका विषय बढ़ता जाएगा। जघन्य देशावधि जानता है, इससे छोटे स्कंध को वह ग्रहण नहीं कर सकता, उनको पता ही नहीं चलेगा। क्षेत्र की अपेक्षा सूक्ष्म निकोदिया लब्ध पर्याप्त जीव के उत्पन्न होने के तृतीय समय में जो जघन्य अवगाहना होती है उतने प्रमाण क्षेत्र को जानता है। कल इस पर काफी चर्चा हो गई थी अपने लोग की। तो बहुत ही छोटे क्षेत्र को जानता है। काल की अपेक्षा आवली के असंख्यातमें भाग प्रमाण भूत भविष्य संबंधी द्रव्य की व्यंजन पर्यायों को जानता है। आवली का संख्यात भाग, एक मुहूर्त में संख्यात आवली और एक आवली में असंख्यात समय। तो आवली का असंख्यातवां भाग असंख्यात को भाग असंख्यात से जब देते हैं तो भागफल भी असंख्यात ही आता है। यानी असंख्यात समय का यहाँ एक समय नहीं लगाएंगे। अगर एक समय लिखना होता तो आचार्य स्वयं ही यहाँ पर एक समय लिख देते। तो असंख्यात को जब हम असंख्यात से भाग देते हैं तो उसका उत्तर भी असंख्यात ही आता है। तो आवली के असंख्यात में भाग प्रमाण भूत भविष्य संबंधी द्रव्य की व्यंजन पर्यायों को जानता है। यहाँ व्यंजन पर्याय हम लोग कल समझे थे कि व्यंजन पर्याय जो जिसको हम देख सकते हैं, जिसको हम समझ सकते हैं, अथवा जो पर्याय हमारे ज्ञान का विषय बन सकती है उसको व्यंजन पर्याय कहते हैं। जो पर्याय हमारे ज्ञान का विषय नहीं बनती है उसको हम अर्थ पर्याय कहते हैं। हमारे नाखून डेली बढ़ रहे हैं, बच्चों के बाल डेली बढ़ रहे हैं, बच्चा डेली थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है। क्या 1 साल के बाद बच्चा एक बीता 1 दिन में बढ़ जाता है? क्या 1 घंटे में बढ़ जाता है? नहीं बढ़ता है। नाखून हमारे बढ़ते हैं, क्या एक ही दिन में लंबे से आ जाते हैं? नहीं आते। तो ये जो पकड़ में नहीं आती है इसको कहते हैं अर्थ पर्याय। जो पर्याय समझने में आती है, ज्ञान में आती है, उसको कहते हैं व्यंजन पर्याय। तो इस तरह से 2 तरह की पर्याय होती है, अर्थ पर्याय और व्यंजन पर्याय। भाव की अपेक्षा जितनी पर्यायों को काल की अपेक्षा जानता है उसके असंख्यात में भाग वर्तमान काल की पर्याय को जानता है। कितने भाव कितने जानेंगे, भाव संबंधी कितना ज्ञान होगा? तो कहते हैं जितनी पर्यायों के काल की अपेक्षा कह रहे हैं, जितनी पर्याय को जान रहे हैं मुनि महाराज, उसका असंख्यातवां भाग वर्तमान काल की पर्याय को जानेंगे। भूत भविष्य की तो जानेंगे नहीं, वर्तमान काल की पर्याय को जानेंगे। इस तरह से इन्होंने जघन्य देशावधि का बताया। उत्कृष्ट देशावधि ज्ञान का द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा कितना विषय है? कारमान वर्गणा में ऊपर कौन सी वर्गणा थी? ऊपर कौन सी वर्गणा थी? इसके पहले वाले प्रश्न में कौन सी वर्गणाओं का संचय हो रहा था? बोलिए भाई साहब, अनम्यूट करिए आप अपने को। हाँ, नौकर्म वर्गणाओं को संचय कर रहा था। और अभी इसमें देखिए क्या संचय है। कहते हैं कारमान वर्गणा में
कारमान वर्गणा में नोकर्म वर्गणा से कारमान वर्गणा कोई भी जीव तो बहुत ज्यादा ग्रहण करता है। तो कहते कारमान वर्गणा में एक बार ध्रुव आहार का भाग देने से, ध्रुव आहार किसको कहते हैं? नया शब्द आ गया, ध्रुव आहार सिद्ध परमेष्ठी का अनंतमा भाग या अभव्य जीवों का अनंत गुणा। ध्रुवाहार का मतलब क्या होता है? सिद्धों का अनंतमा भाग अथवा अभव्य जीव राशि का अनंत गुणा, उसको ध्रुवाहार कहते हैं। तो कहते हैं जो कारमान वर्गणा है, यहाँ कारमान वर्गणा जो संचय हम करते हैं उसकी बात नहीं है, यहाँ कारमान वर्गणा तीनों लोक में जो ठसाठस भरी हुई है उसकी बात है। ऊपर नोकर्म वर्गणा का तो संचय के लिए बात आई थी कि कोई जीव संचय करता है तब, लेकिन यहाँ कारमान वर्गणा ठसाठस तीनों लोक में भरी हुई है उसकी बात है। यहाँ पर ग्रहण की हुई वर्गणाचार्यों ने नहीं लिखा है। कारमान वर्गणा में एक बार ध्रुवाहार का भाग देने से, यानी लोक में अनंत कारमान वर्गणाएं हैं, उसमें किससे भाग देना है? या तो सिद्धों का अनंतमा भाग से देना है, या जितनी अभव्य जीव राशि है उसको उसके अनंत गुणे से भाग देना है। इस तरह से भाग देने से लब्ध माने भागफल, जो लब्ध प्राप्त हो यानी जो भागफल प्राप्त हो, उतने सूक्ष्म द्रव्य को उत्कृष्ट देशावधि जानता है। कितना सूक्ष्म हो गया ये देखिए। कारमान वर्गणा को भाग किससे दे रहे हैं? अनंत गुना अभव्य राशि से दे रहे हैं। कितनी बड़ी राशि से भाग दे रहे हैं, पता नहीं क्या लब्ध आएगा, तो ये अलौकिक गणित है, केवली जाने। लेकिन हम यहाँ पे इतना ही जान सकते हैं कि बहुत सूक्ष्म हो गया। तो उतने सूक्ष्म द्रव्य को हम ये चीज जान चुके थे कि जघन्य देशावधि से आगे आगे का द्रव्य सूक्ष्म होता जाएगा। उतने सूक्ष्म द्रव्य को उत्कृष्ट देशावधि ज्ञान जानता है। क्षेत्र की अपेक्षा संपूर्ण लोक को जानता है। संपूर्ण लोक का मतलब अपने को म्यूट करके बताएं। 343 बहुत सुंदर, बहुत ध्यान से आप लोग सुन रहे हैं, बहुत अच्छा लगा। 343 घन राजू। हाँ, बहुत सुंदर। हाँ, तो क्षेत्र की अपेक्षा किसको जानते हैं? तो कहते 343 घन राजू को, क्योंकि हम जान गए हैं लोक बराबर 343 घन राजू। जगत श्रेणी 7 राजू। जगत प्रतर कितना? जगत श्रेणी का स्क्वायर यानी 7 गुना 7। लोक कितना? जगत प्रतर गुना जगत श्रेणी यानी 7 गुना 7 गुना 7। 343 घन राजू। याद हो सब आप लोग को हम बोल बोल के याद करा देंगे। क्षेत्र की अपेक्षा संपूर्ण लोक को जानता है। काल की अपेक्षा एक समय कम एक पल्ले की बात जानता है। एक पल्ले कितने का होता है? असंख्यात वर्षों का होता है। एक पल्ले में कितने समय होते हैं? तो असंख्यात वर्ष होते हैं एक पल्ले में, उससे एक समय कम। बोला नहीं तो सीधे लिख देते, उससे थोड़ा कम जान रहे, एक समय कम जान रहे, इसलिए नहीं तो क्या आ जाता? एक पल्ले की बात जानते हैं। लेकिन क्या कह रहे हैं? काल की अपेक्षा एक समय कम एक पल्ले की बात को जानते हैं। भाव की अपेक्षा, अब देखिए द्रव्य उन्होंने इतना सूक्ष्म जाना, क्षेत्र में संपूर्ण लोक आ गया, काल में भी असंख्यात वर्ष आ गए। भाव की अपेक्षा असंख्यात लोक प्रमाण द्रव्य की पर्यायों को जानता है। क्या कहना चाह रहे हैं? हम लोग पहले जान गए हैं कि द्रव्य छोटा हो जाएगा, सूक्ष्म होता जाएगा, बाकी 3 चीज बढ़ती होगी। अब यहाँ भाव की अपेक्षा वहां पर केवल वर्तमान काल की पर्याय जान रहे थे मुनि महाराज जघन्य देशावधि में। यहाँ कितना भाव की अपेक्षा कितनी पर्याय, द्रव्य की कितनी पर्यायों को जान रहे हैं? भाव की अपेक्षा असंख्यात लोक प्रमाण। एक लोक कितना? 343 का। ऐसा 343 घन राजू असंख्यात बार
लोक माने 343 राजू, असंख्यात माने असंख्य, यानी 343 आप इतनी बार लिखें जो काउंटिंग में न आए, असंख्यात बार उसको लिखिए। उतने द्रव्य की पर्यायों को जानते हैं। कौन? उत्कृष्ट देशावधि की बात अभी चल रही है। जघन्य देशावधि जो श्रावकों को गृहस्थ अवस्था में होता है, अथवा देवनारकी को होता है, अथवा त्रियंच को जो होता है, वो सब जघन्य देशा अवधि होता है। इसमें तो इन्होंने शायद देश में से दोनों प्रकार के मनुष्यों को, इसमें शायद त्रियंच को मना किया ना, उत्कृष्ट देशावधि ज्ञान। लेकिन राजवार्तिककार कहते हैं त्रियंचों में उत्कृष्ट देशावधि, ध्यान से सुनेंगे, त्रियंचों, प्रश्न है त्रियंचों में उत्कृष्ट रूप से देशावधि का कितना विषय है। इन्होंने तो इतना लिख के छोड़ दिया। मूल जीवकांड जी में क्या है, मेरे पास ग्रंथ है नहीं। राजवार्तिककार क्या कहते हैं वो हम पढ़ रहे हैं। त्रियंचों में उत्कृष्ट देशावधि असंख्यात द्वीप समुद्र प्रमाण, असंख्यात, फिर हम असंख्यात हम लोग जान गए हैं, जिसको हम गिन नहीं सकें उसको असंख्यात, अथवा जिसमें से निकालें तो कभी न कभी उसका अंत हो जाए, अनंत का अंत नहीं होता है। तो असंख्यात द्वीप समुद्र प्रमाण, आकाश प्रदेशों से परिमित, परिमित माने घिरी हुई, असंख्य तेजो शरीर द्रव्य वर्गणाओं से रचित असंख्यात स्कंधों के अनंत प्रदेशों को जानता है। ये तो देखिए यहाँ पर उत्कृष्ट देशावधि का त्रियंचों को बता रहे हैं राजवार्तिककार। क्षेत्र की अपेक्षा असंख्यात द्वीप समुद्र को जानता है, काल की अपेक्षा असंख्यात वर्ष की बात जानता है, भाव की अपेक्षा स्व विषय स्कंधगत अनंत वर्ण रस आदि भाव को जानता है। ये राजवार्तिक कह रहे हैं। हो सकता है जीवकांड में नेमिचंदाचार्य को इष्ट नहीं हो, वो नहीं कहे हो, मैं नहीं कह सकती, ग्रंथराज मेरे पास नहीं है, पर इसमें अगर होता तो इसमें जरूर आता। अब उत्कृष्ट देशावधि का हमने जाना। जघन्य परमावधि का ज्ञान का द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा कितना विषय है। जघन्य परमावधि का ज्ञान का विषय देशावधि का जो उत्कृष्ट द्रव्य प्रमाण है, उत्कृष्ट द्रव्य प्रमाण कितना है देशावधि का? किससे किसको भाग दिए थे? कारमान वर्गणाओं को किससे भाग दिया गया था? शब्द नहीं याद है उसका अर्थ बोल दीजिए। कारमान वर्गणाओं को किससे भाग दिए थे? ध्रुवहार, ध्रुवहार, सिद्ध परमेश्वर का अनंत भाग और अभव्य जीव राशि का अनंत गुणा, सिद्धों का अनंत गुणे सिद्धों के अनंत में भाग, अभव्यों से अनंत गुना। हाँ, तो कहते हैं देशावधि का जो उत्कृष्ट द्रव्य प्रमाण है। एक मिनट, तो सिद्धों से अभव्य इतने कम है क्या? सिद्ध इतने ज्यादा है? अभव्य जीव तो कम है ना? हाँ कम है, इतने कम है? हाँ अभव्य जीव तो कम है। तो वे तो कम ही है सिद्धों से। अभव्य जीव तो कम ही है क्या? बहुत कम है। हाँ वही तो, क्योंकि उनका तो अनंत भाग हुआ और उनके अनंत गुणे। अभव्य का अनंत गुना हुआ, दोनों एक बराबर है। हाँ वही तो मैं बोल रही हूँ कि और फिर ये चीज है ना, एक चीज जान लीजिए, जैसे मान लीजिए 5 के बाद अनंत चालू होता है, ठीक है? 5 के बाद अब अनंत का तो कोई और है नहीं, वो अलग बात है कि अनंत, अनंत, युक्तानंत, परितानंत, वो एक अनंत का ही वो भाग है जो अनंत के बाद तो सब अनंत है। अब 5 के बाद अगर 25 अंक भी आ रहे हैं तो 6 अंक वाला भी अनंत हो गया, 25 अंक वाला भी अनंत हो गया। तो इसको मतलब बिल्कुल ऐसे नहीं कि मतलब जैसे 5 का नोट है तो 5 का ही नोट है, 10 का नोट है तो 10 का ही नोट है, वो बात यहाँ नहीं लगेगी। अनंत मतलब अनंत बस। अब उसको आप एक एक को गिनने जाएंगे कि सिद्ध को हम अनंत से भाग दे दें। हाँ, इतने ज्यादा और अभव्य इतने कम है। अनंत में भी आगे इसमें आना चाहिए, हम अभी उस विषय को नहीं लाना चाह रहे हैं। युक्तानंद परितानंद थोड़ा कठिन पड़ जाएगा,
ये जरूर आएगा। भी अगर इसमें आता है तो हम आप लोगों को अनंत वाली चीज बिल्कुल पढ़ाएंगे, कैसे 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 होता है उस विषय को हम बिल्कुल पढ़ाएंगे। हम देख लेते हैं इसमें क्या क्या आता है आगे, जहाँ आएगा तो ठीक है। अनंत हम आप लोग को बहुत बढ़िया से पढ़ा देंगे। होता है तो ज्ञान कैसे होगा? क्या बोले? लेकिन बात बहुत बताया ना, नहीं समझ रहे भाभी, क्या बोल रहे हैं आप? मैं नहीं समझ पा रही हूँ। देशावधि ज्ञान बताया है, वो तो चारों गतियों में बताया कि चारों गतियों में होता है देशावधि। हाँ, देशावधि जघन्य होता है चारों अवधि में। उत्कृष्ट तो सैमिक होता है ना, अपने ऊपर आ गया था ना। देखिए आप प्रश्न नंबर, ये देखिए प्रश्न नंबर 160 देखिए। उत्कृष्ट देशावधि ज्ञान संयत जीवों के ही होता है। और संयत जीव मतलब कम से कम छठा गुण स्थान, ये त्रियंचों को भी नहीं होगा, ये मुनि महाराज को ही होगा। मुनि महाराज को ज्ञान हो सकता है, मुनि महाराज को होगा, जब भी होगा मुनि महाराज को होगा। चलिए अब आगे चलते हैं। देशावधि का जो उत्कृष्ट द्रव्य प्रमाण है। एक मिनट आंटी, संयत में तो छठे से 12वां आएगा क्या संयत में? हाँ हाँ हाँ, संयत में संयत में चौथा, 5वां या सिर्फ 5वां? नहीं, 5वां के लिए तो बहुत तरह की चर्चा चलती है। असंयत बोलने से आना तो केवल चौथा ही चाहिए। जिस तरह से प्लीज, जब एक चीज और आप लोग, मैं दोपहर की क्लास में भी उन लोगों को बहुत शिक्षा दी हूँ कि जब मेन आदमी बोले तो किसी को भी नहीं बोलना चाहिए। बोलने के बाद उसे क्या, सब किसी को कुछ नहीं सुनता है। असंयत मतलब चौथा गुण स्थान। जिस तरह से मिश्र गुण स्थान एक अलग से बना मिश्र प्रकृति के उदय से, वैसे ही देश संयत एक अलग है ना। वो असंयत हो गया, वो संयत हो गया, ये बीच में देश संयत है। देश संयत को जब भी बोलना पड़ेगा तो देश संयत बोल के बोलना पड़ेगा। उसको हम असंयत में भी नहीं ले सकते हैं और संयत में भी नहीं ले सकते हैं। ऐसा कभी नहीं सोचिएगा कि उनको हम संयत में ले लेंगे। आचार्य विद्यासागर जी तो कहते हैं, नीचे जितने बैठे हैं ना देशव्रती, कोई नहीं है मोक्ष मार्गी, ऐसे बोलते हैं वो। तो संयता संयत क्या हुआ? संयता संयत तो देश संयत हुआ ना। संयता संयत क्या? हाँ, संयता से जो देश संयत हुआ, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, संयता से कुछ संयत, कुछ है संयत पना, उसका 2-3 नाम है ना। देशावधि संयत है ना। हाँ, कई 3 नाम आते हैं उसके। नहीं, पर ललिता जी एक सेकेंड, ये जो है ना जगन्य देशावधि ज्ञान संयत तथा असंयत दोनों प्रकार के मनुष्यों, तो इसमें मतलब 5वें गुण स्थान का तो नाम ही नहीं आया, और फिर आ गया देश संयमी। हाँ, नहीं, इससे हम ऐसे लगाएंगे कि जो चीज चौथे को हो रहा तो 5वें को तो होगी ना। उसका नाम नहीं लिखा तो ये भी तो नहीं लिखा ना कि देश संयत को नहीं होता। अगर नहीं होता, हर चीज में ना अर्थापत्ति न्याय जिस दिन लगाने आप लोग को आ जाएगा, बहुत सारा विषय अपने आप समझ में आ जाएगा। इन्होंने लिखा असंयत को होता है, फिर लिख दिया संयत को होता है, देश संयत नहीं लिखा, तो ये अपने आप गर्वित हो गया ना कि भाई अगर नहीं होता तो वो ये लिखते कि संयत को होता है, संयत को होता है, देश संयत को नहीं होता है। नहीं लिखे, इसका मतलब संयत वाला तो होगा नहीं देश संयत को, क्योंकि उसमें संयत शब्द आ गया, वो छठे गुण स्थान से। भाई असंयत वाला देश संयत को हो जाएगा। हाँ, ठीक है। आ भी गया है कि त्रिजंचों को होता है 5वें गुण स्थान वर्ती को, है ना। थोड़ा सा ना अर्थापत्ति न्याय लगाना सीख जाएंगे, जैसे मैंने समझाया था ना कि अर्थापत्ति न्याय किसे कहते हैं, एक बार फिर हम दोहरा देते हैं। जैसे किसी हॉल में 20 आदमी बैठे हैं किसी रूम में, कुछ गोरे हैं कुछ काले हैं। अब किसी ने पूछा भाई लोग चले गए, बोला हाँ 10 गोरे आदमी थे वो तो चले गए। तो अब 20 आदमी में 10 गोरे आदमी तो चले गए, तो ये तो अपने अब उसको ये बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है कि रूम के अंदर 10 काले आदमी बचे हैं। इसको कहते हैं अर्थापत्ति न्याय। अपने आप ये हो गया कि 10 काले आदमी बचे हैं, अब जो बचे हैं उसमें आदमी 10 वो काले हैं, इसको अर्थापत्ति न्याय करते हैं। तो जिस तरह से यहाँ पर इन्होंने असंयत लिख दिया, संयत लिख दिया, अर्थापत्ति न्याय से अपने आप निकल गया कि असंयत वाला देशावधि तो इसको देश संयत को हो ही सकता है, संयत वाली चीज नहीं हो सकती है। चले आगे, और किसी को कुछ?
किसी को कुछ शंका? आंटी यहाँ पर- क्वेश्चंस है और भी ले लीजिए। नहीं, यहाँ के लायक कोई क्वेश्चन है क्या? अब वो तो अभी कैसे पता चलेगा? अवधि ज्ञान सब नहीं, अभी नहीं है, तो इसको पूरा तो करने दो, क्वेश्चन शुरू है। अब तो 27 ही हुआ, 7-27 ही हुआ। अभी ठीक है, question बाद में ले लीजिएगा। हाँ, अभी थोड़ा सा चलने दो, क्योंकि फिर एक बार पढ़ाने से होगा नहीं, 2-3 दिन लगातार पढ़ाना पड़ता है, तो उसको थोड़ा सा चलने दो। अब तो 28 ही हुआ है। कहते हैं देशावधि का उत्कृष्ट द्रव्य प्रमाण है। जो देशावधि का उत्कृष्ट द्रव्य प्रमाण कितना था? तो कारमान वर्गणाओं में ध्रुवाहार से भाग देने पर, उसमें एक बार, अब देखिए कितना बारीक होता जा रहा है, उसमें एक बार ध्रुवहार का भाग देने पर अब वापस सिद्धों का अनंतवें भाग से भाग दीजिए अथवा अभव्य राशि के अनंत गुणे से भाग दीजिए, लब्ध प्राप्त हो उतना ही परमावधि के जघन्य द्रव्य का प्रमाण है। समझ में आ रहा है कैसे कैसे सूक्ष्म होता जा रहा है? शब्दों से हम लोग समझ रहे हैं। देशावधि के उत्कृष्ट क्षेत्र को असंख्यात, देशावधि के उत्कृष्ट क्षेत्र को असंख्यात आवली के असंख्यात में भाग से गुना करने पर परमावधि का जघन्य क्षेत्र प्राप्त होता है। इससे ये ज्यादा जानता है, लेकिन कम से कम कितना जानेगा परमावधि? तो कहते हैं इतना जानेगा। उत्कृष्ट देशावधि के काल को असंख्यात से गुना करने पर जो लब्ध प्राप्त हो तत्प्रमाण परमावधि का जघन्य काल है। उत्कृष्ट देशावधि के भाव का जो प्रमाण है उससे आवली के असंख्यात में भाग से गुणित करने पर जघन्य परमावधि का भाव प्रमाण प्राप्त होता है, क्योंकि देशावधि के जघन्य द्रव्य की पर्याय रूप भाव जघन्य देशावधि से सर्वा अवधि पर्यंत आवली के असंख्यात में भाग से गुणित क्रम है। क्या कह रहे हैं कि देशावधि का जो जघन्य द्रव्य है, द्रव्य की पर्याय रूप भाव है, जघन्य देशावधि से सर्वावधि पर्यंत कितना हो जाएगा? बोला आवली के असंख्यात में भाग से उसको गुणित करते जाइए, उतना हो जाएगा। अतः भाव की अपेक्षा पूर्व भेद संबंधी भाव के प्रमाण को आवली के असंख्यात में भाग से गुणित करने पर उत्तर भेद संबंधी भाव का प्रमाण निकलता है। क्योंकि सब अलौकिक चीज है, हम इसको संक्षेप में इतना ही जान सकते हैं कि जैसे जैसे अवधि ज्ञान बढ़ता है, द्रव्य सूक्ष्म होता जाता है, द्रव्य क्षेत्र काल भाव बढ़ता जाता है, असंख्यात गुना बढ़ता जाता है। उत्कृष्ट परमावधि ज्ञान का द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा कितना विषय है? उत्कृष्ट परमावधि का द्रव्य ध्रुवाहार जो सिद्ध राशि के अनंतवें भाग प्रमाण और अभव्य राशि से अनंत गुना है। उत्कृष्ट परमावधि का द्रव्य ध्रुवाहार प्रमाण है। अब देखिए जघन्य का कितना दिया था? जो कारमान वर्गणाओं में उत्कृष्ट देशावधि का क्या दिया था? कारमान वर्गणाओं में ध्रुवाहार से भाग दे रहे थे। अब यहाँ जब आए तो उसमें और एक ध्रुवाहार से भाग दे दिए। किसमें? जो परमावधि का जघन्य आया। परमावधि का उत्कृष्ट जब आ गया तो कहते हैं उत्कृष्ट परमावधि द्रव्य में जो उत्कृष्ट का ऊपर बताए हैं, सॉरी जघन्य परमावधि का बताए हैं, उसमें कहते हैं ध्रुवाहार से ही भाग दे दो। पर उतना छोटा द्रव्य ये जानेंगे। क्षेत्र असंख्यात लोक प्रमाण है, यानी कितने लोग? 343 जैसे असंख्यात लोग को ये जान जाते हैं। प्रश्न उठता सहसा मन में कि लोक तो एक ही है, लोक एक है, लोक अगर असंख्यात हो जाए तो उनको भी जान लेंगे। काल असंख्यात लोकों के असंख्यात लोकों के प्रदेशों के बराबर समय रूप है। जो कि बोला काल कितना है, तो इस लोक में जितने प्रदेश हैं, जितने भी प्रदेश हैं, उतना काउंटिंग में मान लीजिए 2000 प्रदेश हैं लोक में, तो 2000 समय, यहाँ समय पकड़ा रहे हैं कि जितने प्रदेश हैं उतने प्रदेशों को समय रूप है, उसके बराबर प्रदेशों के बराबर समय रूप है। उत्कृष्ट परमावधि का भाव परमावधि के द्विचरम भेद के विषयभूत भाव से आवली के असंख्यात में भाग गुना है। कहते हैं उत्कृष्ट परमावधि का भाव कितना है? तो बोला परमावधि का जो दूसरे समय में जो उसका भेद बनता है, विषयभूत पदार्थ बनते हैं, ये उतना पहले समय में ही जान लेता है।
वो दूसरे समय में जानेगा, ये पहले समय में ही उतना ज्यादा जान लेगा। विशेष के लिए देखो धवला, धवला कोमट जीव कांड देख सकते थे, लेकिन वो तो है नहीं, धवला तो हम लोग देख नहीं सकते हैं। सर्वावधि ज्ञान का परमावधि बता दिया। अब सर्वावधि ज्ञान का द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा कितना विषय है? सर्वावधि का द्रव्य एक परमाणु है। अब यहाँ पर नीचे फुटनोट देखिए, इतना विशेष जानना चाहिए। फुटनोट जो नीचे लिखा हुआ है, सर्वावधि का विषय भूत द्रव्य परमाणु नहीं है, किंतु अनंत परमाणुओं का स्कंध है, ऐसा भी अनेक आचार्य कहते हैं। राजवार्तिक एवं इसके टिप्पणी में तथा श्लोक वार्तिक भाग, श्रुत सागर सूरीकृत तत्वार्थवृत्ति एवं आचार्य भास्कर नंदी की सुख बोध टीका में द्रष्टव्य हैं। इसका मतलब क्या हुआ? नेमी चंदाचार्य के मत से तो, यति विश्वाचार्य के मत से तो, और वीरसेन स्वामी के आचार्य के मत से तो परमाणु को जानता है, लेकिन राजवार्तिककार कलंक भट्ट स्वामी, श्लोक वार्तिक के कौन है भाई, जो भी याद नहीं आ रहा अभी, उनको लिखने वाले आचार्य, और श्रुत सागर ने तात्पर्य वृत्ति लिखी, इसका तो हम लोगों ने स्वाध्याय भी किया है। तात्पर्य वृत्ति आचार्य भास्कर नंदी सुख बोध टीका वाले, ये लोग का कहना है कि परमाणु को नहीं जानता है, स्कंध को जानता है। हमें सभी आचार्यों का मत मान्य है, हम सभी आचार्यों के मत को मानेंगे। हम ये भी मानेंगे कि सर्वावधि एक परमाणु को जानता है, और हम ये भी कहेंगे किन्हीं आचार्यों के मत से परमाणु को नहीं जानता है, परमाणुओं के समूह को यानी स्कंध को जानता है। परमावधि के उत्कृष्ट क्षेत्र काल भाव को, परमावधि के जो पीछे आया है, पीछे हम लोग पढ़ के आए हैं, उसके उत्कृष्ट जो क्षेत्र काल और भाव को असंख्यात से गुना करने पर सर्वावधि का क्षेत्र काल और भाव आता है। अर्थात परमावधि के उत्कृष्ट क्षेत्र को उसके योग्य असंख्यात लोकों है ना, लोक माने 343 घन राजू, लोकों से गुणित करने पर सर्वावधि का उत्कृष्ट क्षेत्र होता है। परमावधि के काल को उसके योग्य असंख्यात रूपों से गुणा करने पर सर्वावधि का उत्कृष्ट काल होता है। परमावधि के उत्कृष्ट भाव को उसके योग्य असंख्यात रूपों से गुणित करने पर सर्वावधि का उत्कृष्ट भाव होता है। ये इस तरह से एक से एक हम अपनी बुद्धि के अनुसार इतना ही जान पाएंगे कि आगे आगे द्रव्य छोटा होता जाता है, काल का क्षेत्र काल और भाव बढ़ते जाते हैं, उसकी सीमा बढ़ती जाती है। लेना है कि क्या करूं? हनी बोलो। हाँ आंटी, क्वेश्चंस ले लेते हैं। त्रिशला आंटी। हाँ सुनिए भाभी जी, कि जब देश अवधि का ही इतना मतलब उत्कृष्ट काल में देश अवधि में अनेक लोग प्रमाण जान रहे हैं, तो उस परमावधि के जो बता रहे हैं कि उसमें मतलब जगन्य काल में इतना जान रहे हैं, तो वो तो इसका मतलब तो ये है उत्कृष्ट देशावधि में सारे ही कुछ जान रहे हैं। उत्कृष्ट देशावधि में सबको काफी सभी कुछ जान रहे हैं, मतलब लोक प्रमाण असंख्यात लोक प्रमाण भी जान रहे हैं, सब जान रहे हैं। तो जब उत्कर्ष देशावधि संयत और असंयत दोनों को, संयत तो खैर जगन्य को जानता है, असंयत तो जगन्य को जानता है, संयत जो है वो जानता है, तो बाकी तो बचने के लिए बस केवली वाला ही रह गया, केवली रह गए। जब इतना जान रहा है नहीं, सर्वावधि परमावधि में तो लोग कहते हैं ना कि भाई बात वलय तक जान जाते हैं, वैसे हाँ ये शायद देशावधि में उत्कर्ष देशावधि में जब संख्यात लोक प्रमाण जान रहा है, तो बाकी सर्वावधि में तो केवली से कुछ ही कमी है, बस यही मैं सोच रही थी। हाँ वो तो है ही है, थोड़ा सा मुझे लगता है ना कि इसमें द्रव्य क्षेत्र काल भाव में द्रव्य का ज्यादा महत्व है, उसमें वो सूक्ष्म होता जा रहा है। अच्छा, जीवकांड मेरे पास है, अगर कुछ मतलब मैं आपको कुछ हो मैं फोटो स्टेट से भेजूं, कुछ जीवकांड मेरे पास तो है, फोटो खींच के तो भैया लोग भी भेज देते हैं, पर ना बहुत ही सर में दर्द हो जाता है मेरे, उसको घुमा के देखने में भी। मैंने परसों भी कुछ फोटो मंगाई थी, बहुत परेशानी होती है देखने में, नहीं देख पाते।
बताई ना राजवार्तिका की त्रियंचों का उत्कृष्ट देशावधि कितना बता दिया, असंख्यात द्वीप समुद्र बता दिए। बताइए, काल की अपेक्षा असंख्यात वर्ष बता रहे हैं, राजवार्तिककार बता रहे हैं अकलंकाचार्य। अब मनुष्यों का उत्कृष्ट देशावधि का क्षेत्र असंख्यात द्वीप समुद्र और इसका त्रियंचों का एक जैसे है, उसका भी असंख्यात द्वीप समुद्र है और मनुष्यों का भी, हाँ उसका भी असंख्यात समुद्र हो गया। तो इतना त्रियंचों का जानने का देखो लिखा है वो तो सही होगा, जो है वो तो सही आचार्य कह रहे हैं तो बिल्कुल सही है, पर कितना प्रमाण जान रहे हैं, कितना कर रहे हैं, बस केवल ज्ञान से कुछ ही कम तो जान रहे हैं। उसके बाद में फिर परमावधि भी आ जाता है, सर्वावधि भी आ जाता है, और देखो देशावधि का उत्कृष्ट का तो बहुत कुछ जान रहे हैं। वो तो इसमें देखने कुछ है। इसमें दिया है जीवों की संख्या के सम लोक का लोक प्रमाण असंख्य लोक है। इसमें दिया है परमावधि ज्ञान का, राजवार्तिककार लिख रहे हैं, परमावधि ज्ञान का जघन्य क्षेत्र एक प्रदेश अधिक लोक प्रमाण है तथा उत्कृष्ट क्षेत्र अग्निकाय के जीवों की संख्या के समान लोकालोक प्रमाण असंख्येय लोक हैं। क्योंकि इसके लिए बोला जाता है ना, तेज का एक अग्नि कुमार जीवों के लिए, उस जीवों की संख्या के समान मध्यम के विकल्प जघन्य उत्कृष्ट हैं। ये बात बहुत परमावधि। इसके बाद तो सर्वावधि है, सर्वावधि आ रही है, उसके बाद सर्वावधि आ रहा है, सर्वावधि आ रहा है, और उसके बाद केवल ज्ञान आ रहा है। सर्वावधि का विषय कितना है? असंख्यात के भी असंख्यात भेद होने से सर्वावधि ज्ञान का क्षेत्र उत्कृष्ट परमावधि के क्षेत्र से असंख्यात गुणित है। काल, द्रव्य और भाव पूर्व के समान है। बहुत ही है, बहुत ज्यादा है। अवधि ज्ञान दो प्रकार का है, अनेक क्षेत्र, ये चीज जानने लायक है, सुना रहे हैं आप लोग को, राजवार्तिक से है। अवधि ज्ञान इसमें नहीं आया है ये चीज। अवधि ज्ञान उपयोग के हिसाब से कह रहे हैं कि जो अपने लोग जाने ना कि भाई जहाँ चिन्ह होता है वहां से उपयोग लगा के वहां के आत्म प्रदेशों से उनको ज्ञान होता है। तो उस चीज के बारे में यहाँ पर प्रश्न है कि वह उपयोग कितने प्रकार का है। आचार्य को पूछा जा रहा है कि आपने कहा अवधि ज्ञान उन चिन्हों पर उपयोग करके पता लगाया जाता है और विषय को बताया जाता है, तो वो उपयोग कितने प्रकार का है। तो आचार्य यहाँ पर जवाब दे रहे हैं राजवार्तिककार, अनेक क्षेत्र और एक क्षेत्र। अनेक क्षेत्र जैसे श्रीवत्स, स्वस्तिक, श्री वृक्ष, स्वस्तिक, नंद्यावर्त आदि अनेक क्षेत्रों से प्रकट होना अनेक क्षेत्र अवधि ज्ञान उपयोग है। एक क्षेत्र श्री वृक्षादि में से किसी एक चिन्ह के स्थान से, यानी इसका मतलब ऐसा निकल रहा, उपयोग करना एक क्षेत्र अवधि ज्ञान उपयोग है। जैसे ये चिन्ह कई भी होते हैं और कई से जानते हैं, कोई एक से ही जानते होंगे। एक क्षेत्र और अनेक क्षेत्र में ये भेद बता रहे हैं कि भाई चिन्ह तो बहुत सारे हैं ना, कई तरह के चिन्ह, 3-4 कई नाम है इसमें। धवला जी में तो बहुत सारे आए, हमने उसमें पढ़ा था जैन सिद्धांत कोश में। तो जो सारे क्षेत्रों से प्रकट होते हैं, प्रकट करते हैं ज्ञान को, वो अनेक क्षेत्र कहलाते हैं। जो एक ही क्षेत्र से प्रकट उपयोग करते हैं उनको एक क्षेत्र अवधि ज्ञान उपयोग कहलाता है। अवधि ज्ञान के श्री वत्सादि चिन्ह कहाँ होते हैं? एक जीव के एक ही स्थान में अवधि ज्ञान का चिन्ह होता है, ऐसा कोई नियम नहीं है, क्योंकि किसी भी जीव के 1, 2, 3, 4, 5 और 6 आदि क्षेत्र रूप शंखादि शुभ संस्थान संभव है। क्या कह रहे हैं कि एक ही चिन्ह हो, ऐसा कोई नियम नहीं है। 1, 2, 3, 4, 5 जैसे शंख हुआ, वो कई जगह हो गया। यहाँ 6 का मतलब 6 प्रकार भी और 6 जगह भी होना। तो मान लीजिए शंख है तो शंख कई जगह हो गया, श्रीवत्स है तो श्रीवत्स कई जगह हो गया, अथवा 6 जगह 6 तरह का हो गया। दोनों चीज इसमें आ रही है। ये संस्थान त्रियंच और मनुष्यों में ऊपरी भाग में होते हैं, नीचे के भाग में नहीं होते, क्योंकि शुभ संस्थानों का अधोभाग के साथ
विरोध है तथा त्रियंच और मनुष्य विभंग ज्ञानियों के नाभि के नीचे गिरगिट आदि अशुभ संस्थान होते हैं, ऐसा गुरु का उपदेश है। इस विषय में कोई सूत्र वचन नहीं है। धवला पुस्तक 13/297। क्या सूत्र वचन नहीं, इसका मतलब क्या कि कोई सूत्र बना के, धवला जी में भी कोई सूत्र बना के नहीं लिखा हुआ है। वीरसेन स्वामी वहां पर व्याख्या कर रहे हैं तो वो इस तरह की व्याख्या किए हैं। सूत्र वचन माने मतलब सूत्र बना हुआ नहीं है। जैसे होता है ना, अपने लोग तत्वार सूत्र पढ़ते हैं, अविग्रह जीवश विग्रहवती च संसार न प्राक चतुर्भ्य, छोटा सा सूत्र है, उसकी कितनी व्याख्या होती है। तो यहाँ पर कहने का मतलब कि धवला पुस्तक से है, लेकिन कौन लिखा है? वीरसेनाचार्य ने। उसकी टीका वीरसेनाचार्य की हुई है। क्या अवधि ज्ञान सभी जीवों के सर्वांगों से उत्पन्न होता है? नहीं। देव, नारकी, देव और तीर्थंकर, इनका जो अवधि क्षेत्र है उसके भीतर ये सर्वांग से जानते हैं तथा शेष जीव एक देश से जानते हैं। अब देखिए क्या कह रहे हैं आगे धवला जी में, नई चीज बता रहे हैं। ऐसा नियम नहीं करना चाहिए। अभी अपने लोग तो इसमें यही पढ़े हैं और ये देखिए नियम का विरोध कर रहे हैं। नहीं, नारकी, देव, तीर्थंकर, इनका जो अवधि क्षेत्र है उसके भीतर ये सर्वांग से जानते हैं और शेष जीव एक देश से जानते हैं। ऐसा नियम नहीं करना चाहिए, क्योंकि परमा अवधि ज्ञानी और सर्वा अवधि ज्ञानी गंधर आदि अपने शरीर के सब अवयवों से अपने विषय भूत अर्थ को ग्रहण करते हुए देखे जाते हैं। अब देखिए क्या समझे इसका मतलब, क्या विरोधाभास हो गया? नहीं, विरोधाभास इसको नहीं कहते हैं। सामान्य कथन और विशेष कथन। सामान्य कथन तो यही है, ये तीनों सर्वांग से जानते हैं, बाकी सब चिन्हों के द्वारा जानते हैं। ये सामान्य कथन हुआ। इस कथन में जब हम और गहराई में बढ़ते हैं, विशेष कथन में आते हैं, तब आता है कि भाई सर्वावधि, परमावधि अथवा गंधर आदि भी सभी अंगों से जानते हैं। ऐसा यहाँ ग्रहण करना चाहिए। धवला पुस्तक 13। चलिए अब प्रश्न ले लो। मंजू आंटी, अनम्यूट करिएगा। हाँ, जय जिनेन्द्र ललिता जी। अच्छा, यहाँ पे एक आया है कि भवानुगामी मतलब इस भाव से दूसरे भाव में भी अवधि ज्ञान ले जाते हैं। तो जो अवधि ज्ञानी होते हैं वो तो सम्यक दृष्टि होते हैं, तो वो तो नरक में जाएंगे नहीं, तिर्यंच में जाएंगे नहीं, और मनुष्य भी सम्यक दर्शन से वो मनुष्य भी नहीं बनेंगे, तो देवता घर में जाएंगे, तो वहां तो पहले से उनको अवधि ज्ञान रहता है। तो ये भाव से कैसे लेके गए फिर? ऐसे लेंगे, और ये नहीं जाएंगे वाली बात भी आपको समझाते हैं। ऐसे लेंगे, विभंगा अवधि ज्ञान विग्रह गति में नहीं रहता है, चाहे वो किसी भी पर्याय में जा रहा हो। सिद्धांत नंबर 1 कि विभंगा अवधि ज्ञान जैसे ही मरण को प्राप्त होता है वो छूट जाता है, परंतु जो अनुगामी जो अवधि ज्ञान अगर रहता है किसी का, तो मनुष्य से देव बन रहा है तो उसको विग्रह गति में रहेगा। जो भाव प्रत्यय ज्ञान होगा वो वहां पर जन्म लेने के अंतर जाके अंतर्मूर्त में जन्म लेगा। जन्म के समय से, जन्म के अंतर्मूर्त के बाद वो होता है शुरू। लेकिन अगर अवधि ज्ञान है, मनुष्य है, देव में जा रहा, तो विग्रह गति में भी रहेगा। दूसरी बात आपने कहा कि सम्यक दृष्टि, छाई सम्यक दृष्टि श्रेणिक महाराज तो पहले नरक में बैठे हैं। मनुष्य का हम लोग पढ़ चुके हैं कि सम्यक दृष्टि मनुष्य, अगर किसी ने मनुष्य आयु बांध ली है और सम्यक तो उसके बाद हो गया है तो वो भोग भूमि में जन्म लेगा। तो ऐसा एकांत नहीं है। हाँ, आयु बंधने के बाद, सम्यक तो होने के बाद ये आयु नहीं बनती है, लेकिन पहले आयु बंध गई और पीछे सम्यक तो हो रहा है तो त्रियंच में भी जा रहा है। कहाँ जाएगा त्रियंच में? भोग भूमि का त्रियंच बनेगा। भोग भूमि और वहां पे अवधि ज्ञान हो जाएगा उसको वापस। नहीं, अवधि ज्ञान होना की यहाँ पर बात नहीं है, अवधि ज्ञान होने की बात नहीं। भवानुगामी हो गया ना, भवानुगामी मतलब। भगवान, हम अवधि ज्ञान की बात यहाँ नहीं करें। आपने शुरू में कहा कि कोई सम्यक दृष्टि है वो नरक में नहीं जाएगा, त्रियंच में नहीं जाएगा, मनुष्य में नहीं जाएगा, देव में ही जाएगा। उसका उत्तर हम आपको पहले बता रहे हैं कि कोई भी सम्यक दृष्टि जीव अगर पहले
आयु बांध लिया है, उसके बाद अगर उसको सम्यक हो रहा, आज श्रेणिक राजा क्यों गए नरक में? पहले उन्होंने नरक आयु बांध ली थी, उसके बाद उनको छायिक सम्यक दर्शन हो गया, छायिक सम्यक दृष्टि होके भी नरक में पड़े हैं। उसी तरह से मान लीजिए कोई त्रियंच आयु पहले बांध लिया, मनुष्य आयु पहले बांध लिया और उसके बाद उसको सम्यक तो हो गया, तो वो भोग भूमि में जाके जन्म लेगा। देव में जाने में तो कोई बाधा ही नहीं है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि सम्यक दृष्टि चारों गति में जा सकता है। ये इस बात का उत्तर हम आपको दे रहे हैं। और बाकी भवानुगामी किसी को अनुगामी है, भवानुगामी अवधि ज्ञान है, सम्यक दृष्टि का ही अवधि ज्ञान कहलाता है। देव पर्याय में जा रहा, उसको विग्रह गति में रहेगा ज्ञान, छूटेगा नहीं। अच्छा, एक और क्वेश्चन था, जो ये ध्रुव आहार की जो आपने परिभाषा दी है, वो परिभाषा सेम टू सेम समय प्रबंध में भी वही परिभाषा आती है ना? क्योंकि एक समय में जितने कर्म परमाणु बांधते हैं उनकी भी यही परिभाषा होती है। यही परिभाषा है। लेकिन वहां पर अब देखिए अब अंतर क्या है, ये आप लोग को बताइए। इसीलिए कर्म कांड जी की अथवा जीव कांड जी के शब्दों को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। जैसे एक दिन किसी ने कहा था इसको निषेक कह दें क्या, इसको वो कह दें क्या? नहीं, जिस कर्म परमाणु की जहां पर निषेक है नाम, वहीं पर उसको निषेक कहा जाएगा। यद्यपि पुद्गल परमाणु कर्म परमाणु वही बन रहे हैं, पर एकदम अलग अलग जगह अलग अलग नाम है उनका। यहाँ पर ध्रुवाहार दिया, वहां समय प्रबंध की परिभाषा में कर्म कांड जी में ध्रुवाहार नहीं दिया कि समय प्रबंध में ध्रुवाहार बांधते हैं, ऐसा नहीं दिया ना। आप लोग तो पढ़े हैं विराट सागर। नहीं दिया, वहाँ पे समय प्रबंध दिया है। समय प्रबंध की परिभाषा करते हुए अनंत ये दे दिया, ध्रुवाहार शब्द नहीं दिया वहां पर। ध्रुवाहार ध्रुवा, तो इसलिए ये इन शब्दों का अपनी अपनी जगह मूल है, क्योंकि इस ध्रुवाहार से आगे और कुछ बताएंगे जाके, जो कि उस चीज से नहीं बता सकते हैं, लेकिन इस ध्रुवाहार को लेकर के आगे और विश्लेषण कर देंगे किसी चीज में। तो इसलिए इस कर्म कांड जी में और जीव कांड जी में, बाकी तो और बड़े ग्रंथ हम लोग छुए नहीं है, क्या जाने, इनमें शब्दों का चयन एकदम वहां पर वही शब्द का चयन होना चाहिए, तब उसकी महत्ता हो। अच्छा ललिता जी, एक और है जो 343 घन राजु आप बताए हैं कि जगत श्रेणी इंटू जगत प्रतर है और जगत श्रेणी, तो 3 ये लंबाई चौड़ाई और मोटाई होगी या क्या होगा? जगत श्रेणी इंटू जगत श्रेणी 2 बार बोले आपने, और जगत प्रतर तीसरा, तो तीनों को मतलब घन। एक मिनट, हो सकता है मेरे बोलने में कुछ गलती रही हो। नहीं, आपने जगत श्रेणी इंटू जगत प्रतर इंटू जगत श्रेणी 3 बार। नहीं, जगत श्रेणी 2 बार बोला है आपने। हाँ, 2 बार गलत हो गई, वही तो हम आपसे कह रहे हैं कि वो गलत हो गई उस समय। जगत श्रेणी किसको कहते हैं? 7 राजू को, ठीक है। मतलब लंबाई हो गई क्या? जगत श्रेणी लंबाई हो गई? लंबाई हो गई, हाँ, आकाश प्रदेशों की एकदम लंबाई। मोतियों की माला जैसे, इसको ऐसे कहा गया है, मोतियों की माला जैसे। लंबाई चौड़ाई इंटू मोटाई 3 होगी ना इसकी। हाँ, जगत श्रेणी मतलब 7 राजू आकाश प्रदेशों। और फिर उसको कहते हैं कि भाई जगत प्रतर का मतलब तो अपने आप निकल गया ना कि चौड़ाई भी। प्रतर नहीं है, जैसे ऐसे प्रतर होता है ना, तो उसमें क्या कह दिया कि जगत प्रतर यानी जगत का क्षेत्रफल, एक प्रकार से ऐसे कहिए, लोक का क्षेत्रफल 2 को गुना करने से होता है। तो जगत प्रतर क्या होगा? जगत श्रेणी गुना जगत श्रेणी, यानी 7 राजू गुना 7 राजू, मतलब लंबाई और चौड़ाई। हाँ, फिर लोक क्या होगा? लोक क्या होगा? जगत प्रतर इंटू जगत श्रेणी, यानी 7 गुना 7 गुना 7, उसमें गहराई भी आ गई, चौड़ाई भी आ गई, लंबाई भी आ गई। तो जैसे इसकी चौड़ाई जगत के, ये है, एक बार ललिता आंटी मैं बोलूं? हाँ बोलो। हाँ, ये मतलब वॉल्यूम बोल रहे हैं, वॉल्यूम। घन बोल रहे हैं, घन। तो ये जैसे वॉल्यूम में क्यूब हो जाता है ना, जैसे सेंटीमीटर क्यूब, एरिया में स्क्वायर हो जाता है, तो वैसे ये क्यूब है वॉल्यूम ऑफ लोक, जो अपने वो डिजाइन है ना लोक का, आदमी का, तो उसका वॉल्यूम। हाँ, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू मोटाई हो जाएगी, 3 होगा ना। 3 होगा, तो इसलिए वो क्यूब हो रहा है और उसको वॉल्यूम हो गया वो। तो मैं ये पूछ रही थी कि जो लंबाई को तो जगत श्रेणी बोल दिए, चौड़ाई को भी जगत श्रेणी बोलेंगे ना? चौड़ाई को भी
नहीं, लंबाई को जगत श्रेणी मतलब श्रेणी, देखिए श्रेणी का मतलब हमेशा होता है ऊपर चढ़ते हुए, है ना, तो हमेशा लंबाई में आएगी जगत श्रेणी। वो जगत प्रतर ही कहलाएगा। जो आप चौड़ाई जब लाएंगे तो जगत प्रतर कहलाएगा। जगत प्रतर होता है जगत श्रेणी इंटू जगत श्रेणी। जगत श्रेणी इंटू जगत श्रेणी क्यों कहा? क्योंकि उसकी चौड़ाई भी 7 राजू है, इसलिए जगत श्रेणी इंटू जगत श्रेणी कह दिए। तो चौड़ाई नीचे से 7 राजू है, ऊपर से तो छोटा है, तो बराबर है मान लेते हैं क्या उसको? फिर नहीं, गहराई वो जो जिसको हम ये कह रहे हैं, गहराई जिसको कहा जाता है वो तो 7 राजू सर्वत्र है, 14 राजू तक में सर्वत्र है। और चौड़ाई 7 राजू वो मिला करके लेते हैं। जैसे बीच में है ना वो ब्रह्मलोक के पास में 3.5 राजू ऐसे करके हो जाता है। हाँ, उसको जब मिलाएंगे आप, हम लोग तो चित्र करके मिलाए हुए हैं पहले, जब प्रश्नावली निकाले तब इतना 343 आएगा। हाँ, तब 7 राजू हो जाता है वो। अच्छा, एक क्वेश्चन और भी था। आपने ना व्यंजन पर्याय और अर्थ पर्याय बताई है अभी। जो पर्याय हमारे ज्ञान का विषय बन सकती है उसे व्यंजन पर्याय करते हैं, और जो ज्ञान में आती है उसे अर्थ। तो दोनों में से बड़ा कौन सा हुआ? जो ज्ञान में नहीं आती है। हाँ, जो ज्ञान में नहीं आती है वो अर्थ पर्याय बताया आपने, है ना? तो अर्थ पर्याय बहुत सूक्ष्म पर्याय है। व्यंजन पर्याय इसका उदाहरण आपने ना ये जो मति ज्ञान में जब आया था तो उसमें व्यंजन ना बड़ा आया था और अर्थ छोटा आया था। वो वहां पर अवग्रह है, इसीलिए तो बार बार आप लोग को कह रहे हैं कि इन शास्त्रों में शब्दों का बहुत चयन करना पड़ेगा। एक ही शब्द को आप सब जगह एक जैसे नहीं लगा सकते, वहां पर अवग्रह है, व्यंजन अवग्रह, अर्थ अवग्रह। तो पर छोटा उल्टा आ रहा था, तो मैंने सोचा ये उल्टा कैसे बता रहे हैं। हाँ, बिल्कुल ठीक पकड़ रहे हैं आप। यहाँ पर व्यंजन पर्याय आंख से देखने को, यानी जो ज्ञान में आती है, आंख से देखने की बात नहीं है, जो ज्ञान में आती है वो व्यंजन पर्याय, स्थूल पर्याय को व्यंजन पर्याय कहते हैं, सूक्ष्म पर्याय को अर्थ पर्याय कहते हैं। पर वहां पे उल्टा हो रहा है, वहां पे जो ज्ञान में नहीं आती है, मतलब थोड़ी सी उसको व्यंजन और अर्थ वाले को जो आती है। तो मैंने कहा ये गलती तो नहीं हो रहा है कहीं पे? हाँ, नहीं, ठीक बात है। वो तो बहुत अच्छा करें आप, बहुत अच्छा चीज पूछे हैं। चलिए ठीक है। किरण आंटी। ललिता जी, जो अभी इतनी देर से ये देशावधि का अवधि ज्ञान की जो चर्चा हो रही है, इसमें आपने जघन्य, उत्कृष्ट, परमावधि और सर्वावधि, इतने ज्ञान की सबकी चर्चा हुई। तो इनमें जो उत्कृष्ट में और ये क्या बोलते हैं सर्वावधि में भी कुछ डिफरेंस है क्या? और ये क्या छठे गुण स्थानवर्ती वाले मुनि के से लेकर के 12वें तक एकदम, हाँ एकदम नहीं, वो तो 12वें के बाद तो केवल ज्ञान हो जाता है, तो इसलिए इसको खत्म होना ही पड़ेगा। और भाई किसी को हो कहाँ सकता, तो छठे गुण स्थान में हो जाएगा। 11वें वालों को, 11वें में जो मुनि चढ़े वो उनको नहीं, तो अवधि ज्ञान तो पहले ही हो जाएगा। इनका है कि किस गुण स्थान में उत्पन्न हो सकता है। आगे के मुनि राजों को 11वें 12वें को अवधि ज्ञान की उत्पत्ति नहीं होगी। उत्पत्ति जैसे मना पर्याय ज्ञान है, मना पर्याय ज्ञान की उत्पत्ति शायद जहां तक उदय तो उसका छठे में बता रहे हैं, को याद नहीं आ रहा, देखना पड़ेगा। तो ये अलग अलग गुण स्थान की व्यवस्था है भाभी। उत्पत्ति 11वें गुण स्थान में जाके मुनि महाराज को नहीं होनी चाहिए। ऐसा गुण स्थान जब आएगा कर्म कांड, अपना कर्म कांड जी जब आएगा ना भाभी, तब ये बिल्कुल गुण स्थान के साथ इस चीज को बताएंगे। पर ये जो श्रेणी आरोहण जो 8वें गुण स्थान में होता है, तो छठे गुण स्थान से ये सब सारे अवधि ज्ञान शुरू हो जाते हैं। इतने सारे जो जघन्य, उत्कृष्ट। और अभी जो त्रिशला जी ने जो पूछा ना, वो सेम क्वेश्चन मेरे दिमाग में भी आया कि जब इतना ज्ञान इसमें अवधि ज्ञान में हो जाता तो फिर केवल ज्ञान के लिए फिर तो कितना अनंत ज्ञान होगा, वो कितना बचेगा फिर इसमें भी जो इतना बताया जा रहा है। अभी तो कहा गया ना भाभी कि सो भाई कोई किसी ने कहा कि केवल ज्ञान कितना जानता है, बोला जितना लोक है। बोला नहीं, जितना लोक है उतना नहीं जानता। केवल ज्ञान तो इससे बहुत ज्यादा, लोक है ही कम, इसलिए कम जानता है। अगर लोक इससे असंख्यात लोक भी रहे तो भी केवल ज्ञान जान लेगा। तो उसी तरह से असंख्यात लोक रहे तो ये अवधि ज्ञान उतने लोग को अब देख लेगा, जान लेगा ये भी। तो ये है थोड़ी असंख्यात लोग तो एक ही है, लेकिन बताना चाह रहे हैं कि इनका ज्ञान कितना विशाल होता है। लेकिन ये तो आपने इसमें भी तो ये बताया गया है अवधि ज्ञान में कि 343 घन राजू
को अगर अनंतानंत जो जिनको परमावधि या उत्कृष्ट अवधि ज्ञान होता है, तो उसमें भी तो असंख्यात, उसमें भी तो काफी आ गया। तो उसमें भी काफी आ गया, तो फिर तो केवल ज्ञान की तो महिमा ही क्या हो गई। इसमें भी जब छठे गुण स्थानवर्ती मुनि को हो जाता है, तो ये कब के मुनियों को होता है? चौथे कल वालों को कि नेचुरली ये रिद्धि है ना भाभी, अपने लोग पढ़ते हैं ना, जब 64 रिद्धि कारक चढ़ाते हैं तो पहली तो यही नहीं चढ़ाते हैं, नित्य प्रकपाद भूत केवल औघा। ये तो रिद्धि है, यहाँ रिद्धि है, तो रिद्धिधारी मुनियों को होगा। जो बोला ना, इनकी शर्त लगाई ना, किनको होगा? जो उसी भाव से मोक्ष जाता हो। तो इस तरह की शर्त सोचिए, वो कितने बड़े बड़े रिद्धि, उनकी कितनी ये होती होगी, कैसा उनका क्षयोपशम होता होगा, जो उसी भाव से मोक्ष जा। तीर्थंकर की बात नहीं लिखी कि तीर्थंकर को होता है, ये लिखा कि जो उस भाव से मोक्ष जाता है। ज्ञान की और इनमें इतना क्या, इनमें कितना इतना फर्क हो गया? उत्कृष्ट, सर्वावधि, परमावधि, उत्कृष्ट, इनमें तो बहुत जरा सा लिखा हुआ है। तो जब शुरुआत इतनी बड़ी है, इतना इसके अवधि ज्ञान पर उसमें कितने पेज हैं, मैं पहले पढ़ी हुई हूँ जीवकांड, इसलिए कह रही हूँ। बहुत इसमें तो चूंकि इन्होंने संक्षेप करके केवल बताने की कोशिश की है, बहुत बहुत इसके ऊपर कितने पेज हैं। यह अवधि, सर्वावधि भी, जघन्य, उत्कृष्ट, नहीं सर्वावधि तो एक ही तरह का होता है, परमावधि, उत्कृष्ट, मध्यम, जघन्य 3 तरह का होता है। केवल सर्वावधि ज्ञान ऐसा है, अवधि ज्ञान जो एक ही तरह का होता है, उसमें जघन्य, मध्यम, उत्कृष्ट नहीं है। बस यही मैं ये सुन के है ना, सो आश्चर्य होता है और लगता है कि सब हम लोग भी कब इसको करें। और इसीलिए न सुनना चाहिए कि बहुमान होता है, ये सब सुनने से मुनियों के प्रति बहुमान होता है। हाँ, ऐसे लगता है कि देखो, ऐसे बहुमान आता मुनियों के प्रति कि देखो कितना ज्ञान होता है, इतना सुनने से नहीं हम समझ पाते हैं असंख्यात क्या होता है, लेकिन ये इतना दिमाग में आ रहा है कि हम जान नहीं पा रहे, इतना होता है, इतना तो जान ही पा रहे हैं। जैसे वो आया ना भक्तामृत में स्तोत्र की, वो बच्चा बोलता है इतना बड़ा समुद्र है, तो क्या वो समुद्र की सीमा बता दिया क्या? वही चीज हम लोग के सामने हो रहा है, हम लोग नहीं जान रहे असंख्यात कितना होता है, लेकिन हम लोग जान गए कि हाँ इतना होता है। तो वही चीज है, कम से कम इतना जानने में तो आया कि इतना ज्ञान उनको होता है। तो ये अभी ये देशावधि में खाली जघन्य का ज्ञान ही होता है क्या? उसमें मध्यम या उत्कृष्ट ये नहीं आएगा क्या? अभी पढ़ के सुनाया ना हमने राजवार्तिक से। अच्छा, उसमें भी ये तीनों आएंगे, जघन्य, उत्कृष्ट और मध्यम भी कहाँ चला गया इसमें? हाँ भाभी, जघन्य, उत्कृष्ट तो इस किताब में बताया है, मध्यम उन्होंने नहीं बताया। मध्यम के लिए लिखा हुआ कि इन दोनों के बीच में जो भी ज्ञान है वो मध्यम कहलाता है। इसमें 2 का ही नाम आया, राजवार्तिक में तीनों का नाम, कर्म का उसमें भी दे रखा होगा, जीवकांड की बड़ी पुस्तक में भी होगा। अच्छा ठीक है आंटी, अब एंड करते हैं। हाँ ठीक है। मधु जी, मधु गा रही है? हाँ माँ। अच्छा, ये माँ की रचना है, जिनवानी माँ की स्तुति। माँ के चरणों का अभिनंदन, माँ के चरणों का अभिनंदन करूं मैं, बार बार वंदन करूं मैं, बार बार वंदन। माँ के चरणों का अभिनंदन, माँ के चरणों का अभिनंदन करूं मैं, बार बार वंदन। कमल मुख शारदा माई, जगत ने ज्ञान दृष्टि पाई, श्रुति पद ज्योति जहाँ छाई, सकल विद्या है दर्शाई, सुखद शीतल जैसे चंदन, सुखद शीतल जैसे चंदन करूं मैं, बार बार वंदन, बार बार वंदन। मोह ज्ञान हटा देती, सत्य का तत्व लखा देती, जीवन अमरत्व बना देती, शरण में जब अपनी लेती,
जगत लगता जैसे नंदन, जगत लगता जैसे नंदन, करूं मैं बार बार वंदन, करूं मैं बार बार वंदन। न मिलता ऐसी माँ का संग, न मिलता ऐसी माँ का संग, कैसे हो पाता मोह का भंग, कैसे हो पाता मोह का भंग। कटेंगे अब भव के बंधन, कटेंगे अब भव के बंधन, लगा श्रुत भक्ति में मेरा मन, लगा श्रुत भक्ति में मेरा मन। आनंद के होंगे अब सब क्षण, करूं मैं बार बार वंदन, करूं मैं बार बार वंदन। जिन्हें सुर नर मुनि ध्याते हैं, किंतु वे पार न पाते हैं। ज्योति अनुपम है माँ तेरी, ज्योति अनुपम है माँ तेरी, मोक्ष का मार्ग लखाती है, मोक्ष का मार्ग लखाती है। माता मेरा शत शत अभिनंदन, माता मेरा शत शत अभिनंदन, करूं मैं बार बार वंदन, करूं मैं बार बार वंदन। माँ के चरणों का अभिनंदन, माँ के चरणों का अभिनंदन, करूं मैं बार बार वंदन, करूं मैं बार बार वंदन। जिनवानी माता की जय। 9 बार नमोकार।